सो जब भी हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को पढ़ते हैं हम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर एंड द सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ डीपर टिश्यूज़, इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का, दैट इज़ द कोर बॉडी टेम्परेचर। एंड कोर बॉडी टेम्परेचर इज़ यूजुअली स्टेबल, और उसका स्टेबल होना इसलिए ज़रूरी है ताकि बॉडी अपनी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मली परफॉर्म कर पाए। जैसे एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही अच्छी तरह से फंक्शन कर पाते हैं, अदरवाइज़ अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। सो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक स्टेबल कोर टेम्परेचर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। It is very similar to having a stable BP or having a stable osmolarity, having a stable pH of the blood. बहुत सारे different parameters हैं जो stable होने चाहिए. Temperature is one of those parameters because body normally function करेगा या properly function करेगा within a stable temperature, within a stable blood pressure, within a stable osmolarity. On the other hand, there is surface temperature जो कि है temperature of the skin. स्किन का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है with the environment, so it is not stable like the core temperature. Also, skin is constantly exchanging heat with the environment, also exchanging heat with the core, and contributes in keeping the core body temperature stable. So this is the basic difference between the core body temperature and the surface body temperature, that the core body temperature is the temperature of the deeper body, the deeper tissues, and it is usually stable, while the surface body temperature or the temperature of the skin is fluctuating. So अब ये बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है इसको कैसे मेंटेन रखा जाता है, बिकॉज बॉडी में हमेशा हीट जनरेट होती रहती है। बॉडी में कितने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस में हीट बनती है एज अ बाई प्रोडक्ट। सो ये जो हीट जनरेट हो रही है बॉडी में इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। सो मेजरली जैसे कोर में हीट बनती है, कोर से हीट ट्रैवल करती है टू द स्किन एंड देन फ्रॉम द स्किन टू द आउटसाइड टू द आउटर एनवायरनमेंट। सो बॉडी में हीट जनरेट भी हो रही है और हीट लूज भी हो रही है, और ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हीट लॉस और हीट गेन बैलेंस्ड रहेगा तो कोर बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंडीशन की वजह से इसमें इम्बैलेंस होता है तो कोर बॉडी टेम्परेचर देन कैन इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे समर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर होता है बाहर का, बिकॉज हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो हीट लॉस का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। अगर हीट लूज उतनी स्पीड से नहीं हो रही है जितनी स्पीड से हीट जनरेट हो रही है, देन दिस हीट कैन एक्यूमुलेट इनसाइड द बॉडी एंड कैन इंक्रीज द कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इससे ही जब बाहर का टेम्परेचर बहुत कोल्ड होने लगता है उस केस में भी हीट लॉस जो है वो ज़्यादा होने लगता है बॉडी से, एंड देयरफॉर अगेन द बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। सो बाहर की जो कंडीशंस हैं वो अंदर के बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं। उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बॉडी बहुत सारे मैकेनिज्म्स को टर्न ऑन करती है, जैसे स्वेटिंग या शिवरिंग और कंट्रोलिंग द ब्लड फ्लो। ये सारी चीज़ों से बॉडी अपने अंदर का टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, अपने जो हीट लॉस और गेन का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखती है, और जो अपना कोर टेम्परेचर है उसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देती है। सो दिस इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, टू रेगुलेट द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी irrespective of what's going on the outside. So now, what are those thermoregulatory mechanisms? One way to regulate temperature is vasodilation and vasoconstriction. So skin की जो blood vessels हैं, they can be dilated or constricted. When the blood vessels are dilated, more and more blood comes to the surface. And because the blood carries heat, this blood that moves from core to the surface will also carry heat from the core to the surface. So in this way, heat is removed from the core and is transferred to the surface or to the skin. Once the heat is transferred to the skin, then skin can exchange this heat with the environment, with radiation, conduction, convection. And when the blood vessels are constricted, very little blood comes to the surface. Because less blood moves to the surface, less heat moves to the surface. So heat and blood stays within the core. So this is how heat is removed from the core by vasodilation, or heat is conserved towards the core by vasoconstriction of the cutaneous blood vessels. So when the temperature drops, vasoconstriction happens, and when the temperature rises, vasodilation happens. So another thermoregulatory mechanism is sweating and shivering. Sweating से body cool off होती है, so therefore higher temperatures में जब summer season होता है तब sweating
बॉडी से हीट लॉस कराने में मदद करती है। और शिवरिंग काम आती है हीट जनरेट करने में, जब बॉडी को हीट चाहिए होती है, जो कि सर्दियों के सीज़न में होता है या जब टेम्परेचर बहुत लो जा रहा होता है। सो हाउ स्वेटिंग कॉजेज कूलिंग। सो आपने वो सुना होगा दैट एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। सो एवेपोरेशन से कूलिंग सेंसेशन मिलती है। सो एवेपोरेशन में जो लिक्विड वाटर होता है वो चेंज होकर के गैशियस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस कन्वर्जन के लिए, इस प्रोसेस के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है और वो हीट आती है बॉडी से। जो स्वेट होता है विच इज़ बेसिकली 99% लिक्विड वाटर, वो स्वेट बॉडी से हीट अब्जॉर्ब करता है एंड देन कैरी आउट दिस इवेपोरेशन प्रोसेस। सो इस इवेपोरेशन की वजह से बॉडी कूल ऑफ होती है एंड दिस इज़ हाउ स्वेटिंग हेल्प्स इन लूजिंग हीट फ्रॉम द बॉडी। ऑन द अदर हैंड शिवरिंग में मसल जो होती है वो बहुत रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। इस एक्टिविटी से, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। सो स्वेटिंग and shivering, they both help in losing and gaining heat respectively. Lastly, metabolism. So metabolism high होगा तो heat ज़्यादा generate होगी, metabolism कम होगा तो कम heat generate होगी। जब बॉडी को लूज़ करना होता है हीट को, वो अपना मेटाबॉलिज्म को थोड़ा गिरा देता है, और जब जनरेट करना होता है हीट को तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है। वेज़ोडाइलेशन, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, स्वेटिंग, शिवरिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, ये सारे जितने मैकेनिज्म्स हैं ये या तो हीट गेन करवाते हैं बॉडी में या तो हीट को लूज़ करवाते हैं बॉडी से, डिपेंडिंग ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और इन मैकेनिज्म्स को करने का जो मेन एम है या मेन गोल है, दैट इज़ टू keep the heat loss and heat gain in equilibrium. बिकॉज अगर हीट लॉस और गेन इक्विलिब्रियम में रहेगा या बैलेंस रहेगा तभी कोर बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहेगा, एंड अ स्टेबल कोर बॉडी टेम्परेचर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, दैट इज़ बाय बिहेवियरल रिस्पॉन्स। For example, if you are in a hot environment, you'll move to a shade, you'll move under a tree, or you'll come inside the room, you'll switch on the AC. This is through behavior that you regulate body temperature. और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा ठंडा environment है, then you put on woolen clothing or layers of clothes, or you move in front of a heater. So ये behavioral response है. So through behavior, you can regulate the temperature. And you can say this is the most effective way by which the body can regulate its temperature. So all of this comes under thermoregulation, कि body क्या systems और mechanisms use करके अपने temperature को maintain कर रहा है. So in order to maintain the heat balance, the body also has to sense the outside temperature or sense the inside temperature of the body. So body के पास एक built-in system होता है जिसमें पहले वो sense करता है कि क्या टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं सरफेस पे और इंटरनली बॉडी के अंदर क्या टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं। देन दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन टू अ सेंटर, दिस सेंटर विच इज़ द हाइपोथैलेमस, इट इज़ अ थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड देन व्हाटएवर इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस गेट्स, उससे वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस को स्विच ऑन करना है। देन इट गिव्स सिग्नल्स टू स्टार्ट स्वेटिंग or to start vasodilation or vasoconstriction or shivering, depending upon कि क्या उसे information मिल रही है from the receptors.